हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन फ्री है गाइस, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पर देखा था कि मॉक्सी लड़ाई कर रही होती है और तो यांशी उसका साथ दे रहा होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये मास्टर काव ने इन लोगों को मारने की बहुत अच्छी खासी तगड़ी का प्रयास किया था, पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि एंड मोमेंट पर वहां पर लॉर्ड जिया आता है और यहाँ पर यांशु को बचा लेता है। और तभी यांशु चक्कर खा के गिर जाता है और अचानक हमें सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है लॉर्ड जिया को जो एक शिप पर होता है। यहाँ पर वो यांशु को अपने साथ लेकर गया था और यांशु अपने आप को शिप पर पाकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पर लॉर्ड जिया ऐसा करेगा। तो लॉर्ड जिया को अपने सामने देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। लॉर्ड जिया बोलता है कि तुम्हें कैसे भी करके मेरे इस वाइट डीमन को जिंदा रखना है क्योंकि इसके ये वाइट डीमन तुम्हारी सोल पावर के ऊपर बढ़ रहा है। इसी वजह से मैं तुम्हें एक कंटेनर की तरह यूज कर रहा हूँ जिसके जिसके अंदर मैंने मेरे सोल पैड को रखा है जो कि वो वाइट डीमन होता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यांशु को जो बोलता है कि अगर तुम्हें वो वाइट डीमन इतना ही प्यारा है तो तुम उसे अपने अंदर क्यों नहीं रख देते? क्या तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी सोल पावर को डिवोर कर लेगा और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मर पाओगे या फिर तुम्हारी सोल पावर वीक है तो क्या तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे? इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड जेको जो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लग रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बात में आ जाऊंगा? फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यांशु को जो उसे अपने बोतल में बताने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर लॉर्ड जिया बोलता है कि उस व्हाइट डीमन को तुम्हारे अंदर रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तुम उस व्हाइट डीमन के साथ यहाँ पर प्रिंसेस ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके बदौलत 13 साल के होने के बाद वो सिर्फ प्रिंसेस की बात मानेगा और अभी तो वो फोर्थ स्टेज पे है। इसी वजह से तुम्हें अपने अंदर ही रखना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रिंसेस के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें लॉर्ड जियागो दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी चू फैमिली के पास वापस आ जाते हो और तुम्हें अपने घर जाना है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे ये भी पता था कि यान फैमिली उसे माना चाहती थी। और यहाँ पर लॉर्ड जिया बोलता है कि मुझे पता है ये यहाँ पर ये याद फैमिली तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है और वो तुम्हें कैसे भी करके मारना चाहती है, इसी वजह से उन लोगों ने असिस्टेंस भी भेजे हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड जब बोलता है कि ये शिप यहाँ से प्रिजन आइलैंड जा रही है। उसके बाद वहाँ पर वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो अगला डिसीजन तुम ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लॉर्ड जिया उसे इंसुहिमा आइलैंड भेजना चाहता था जहाँ पर वो जाके कल्टिवेट कर सकता था या फिर वो यहाँ से घर भी जा सकता था। अगर उसने यहाँ से अपने घर जाने की कोशिश की तो वो रास्ते में मारा जाएगा। तो यहाँ पर लॉर्ड जिया उसे बोलता है कि कल सवेरे इसी डेक पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जहाँ से बात मेरा स्पिरिचुअल एनिमल तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाते हुए उस आइलैंड पे लेकर जाएगा। अगर तुमने वहां से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी जान मारी जाएगी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को जो ये सब सारी बातें सुन रहे होते हैं क्योंकि उसे सिर्फ उस वाइट डीमन से मतलब था। तो यहाँ पर लॉर्ड जेव से बोलता है कि जैसे तुम उस आइलैंड पे जाओगे तुम्हें वहां पे कल्टीवेट करना होगा और अगर तुमने ऐसा कर दिया और तुम्हारे अंदर वो वाइट डीमन जिंदा रह गया तो तुम अपने घर जा सकते हो। तो इस बात को सुनते हुए यश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर लॉर्ड जेव की एक तरह से मदद कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ हमें देखा जाता है मॉक्सी को जो एक लेटर लेकर प्रिंसेस के पास जाती है, उस पे लिखा होता है थैंक यू, जो कि यहाँ पर याची ने लिखा होता है क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस ने उसकी जान बचाई होती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमें उस आइलैंड का सीन जहाँ पर सोलपैड उसे यांशु को उस आइलैंड पे लेकर जाती है और जैसे ही यहाँ पर आइलैंड पे आता है वो एक कल्टीवेशन टेक्निक करने लगता है क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है आइलैंड का सीन जहाँ पर वो आइलैंड देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो आइलैंड सिर्फ 3 सालों में एक बार खुलता है जहाँ पर 3,000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जिसमें सिर्फ एक बंदा ही सर्वाइव कर पाता है और वो एक बंदा जो सर्वाइव कर पाता है उसे यहाँ पर पैलेस पे जाने का मौका मिल जाता है। और यहाँ पर ये सब कंडीशंस यहाँ पर यांशु को लॉर्ड जिया ने पहले से समझा कर रखी थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांशु को जो एक डिमन पर बैठकर वहां पे जा रहा होता है तभी अचानक एक हवा में एक बहुत बड़ा डिमन आता है और जो से दहाड़ने लगता है जिसकी वजह से यांशु और उसका जो पैर जिसके ऊपर वो सवारी करता हुआ वहां पर जा रहा था वो उसके आवाज से नीचे गिरने वाले थे क्योंकि उसकी दहाड़ इतनी स्ट्रांग थी। और ये सब देखने के बाद यांशु बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि यहाँ पर ये जैसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनिमल्स भी रहते हैं और वो सोच रहा था कि पता नहीं किसका सोल पेट रहेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यांशु और उसका जो कैटरपिलर दोस्त और उसका सोल पैड मॉक्सी वो तीनों इस आइलैंड पर आ जाते हैं और उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगते हैं और आइलैंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ऐसा करते करते वो जंगल में जाते हैं जहाँ पर वो एक बंदे की पौड़ी आइस में कवर दिखते हैं। और जैसे देखने के बाद उनको पता चल जाता है कि इसे सोल पैड ने एनिमल ने इसके ऊपर हमला किया है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। तभी हम देखते हैं एक आइस ईगल को हवा में जो उनके ऊपर हमला कर रहा होता है और उनको पता चलता है कि ये सब कारनामा इस आइस फाल्कन का है। फिर उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने लगता है उसके बाद मॉक्सी उसके आइस के बदौलत उसके ऊपर हमला करने लगती है। पर ऐसा उस फाल्कन के ऊपर कोई भी
फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर इन तीनों के ऊपर हमला करने लगती है, और ये दोनों तीनों अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगती है, और मॉक्सी उसके ऊपर अटैक भी करने लगती है। फिर आप यहाँ पर देखते हैं छोटे पैकोटिक कैटरपिलर को, जो अपनी स्पाइडर्स की मदद से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फिर एक बार वो फाल्कन उस कैटरपिलर की जाल में फंस जाता है और नीचे गिर जाता है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यान्शु को, जो सोल पैड कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए आगे जाता है, पर वो फाल्कन मार चुका था। और तभी हमें पता चलता है कि वहां पर ये लोग आसमान में देखते तो और भी ज्यादा फाल्कन्स होते हैं जो उसका बदला लेने के लिए आ गए थे, और सभी फाल्कन्स यहाँ पर इन तीनों पर हमला करते हैं, और इन तीनों अपनी जान बचाकर उधर उधर भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखा जाता है छोटू से उस कैटरपिलर को, जो जाते वक्त जाल बिछा रहा था, जिसकी वजह से वो सारे फाल्कन उसे जाल में अटक जाते हैं, और मॉक्सी भी उनके ऊपर हमला कर रही होती है। तो इसके साथ हम देखते हैं कि ये छोटा सा जो कैटरपिलर होता है वो अपनी जाल बिछाते हुए उन सभी फाल्कन्स को कैद कर रहा होता है। और ये सब देखने के बाद यांशु बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि छोटा सा कैटरपिलर इतना कुछ कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस कैटरपिलर को सभी जो जाला फैला देता है, फिर उसके बाद वो एक ककून जैसी चीज में घेरा जाता है, और अपने कोकुन में सील कर देता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांशु और मॉक्सी उस कोकुन की प्रोटेक्शन करने के लिए लग जाती है, और जो भी मॉन्स्टर्स उस कोकुन पर हमला करते हैं तो यहाँ पर यांशु और मॉक्सी उन सभी को मारकर भगा देते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया यांशु को, जो एक बुक लेकर उस कोकुन में से क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, इसके बारे में रिसर्च करने लगता है, ताकि उसे पता चले कि वो कोकुन कितने दिनों में वहां से बाहर निकलने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फाल्कन को, जो माउंटेन के ऊपर एक गुफा में जा रही होती है, और यहाँ पर यांशु को दिखना था कि उस गुफा में ऐसा क्या है। इसी वजह से मॉक्सी और यांशु उस गुफा में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी और बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर उसके बाद यांशु को एक क्रिस्टल दिखाई देता है, और अब उनको पता चलता है कि इसी क्रिस्टल की प्रोटेक्शन के लिए ईगल्स यहाँ पर थे। और यहाँ पर मॉक्सी उस क्रिस्टल के ऊपर आइस फ्लेम से अटैक करते थे, तो उसमें से एक क्रीचर बाहर निकलता है, और यांशी को पता चलता है कि शायद वो इसी के प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इसी के मदद से वो आइस पावर इससे फैच कर रही है। इसकी वजह से यांशु अब उसे सोल पैड बनाना चाहता था। इसकी वजह से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यांशु उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो क्रीचर मूवमेंट नहीं कर रहा था। इसकी वजह से यहाँ पर मोक्षी को कमांड देता है कि उसके ऊपर फ्लेम से अटैक करे। जैसे ही वो फ्लेम से अटैक करती है, यहाँ पर वो क्रीचर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है, और उनके ऊपर आइस से हमला कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांशु और मॉक्सी को, जो इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, तभी हम देखते हैं कि वहां पर और भी ज्यादा फाल्कन्स आते हैं और इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। और जो अटैक यहाँ पर मॉक्सी ने उस क्रीचर पे किया था, उसकी वजह से उसे चोट लग जाती है, और वो रोने लगता है, और उसके रोने वाले आंसू भी क्रिस्टल से बने होते हैं। और वो नीचे गिर जाता है, और वो अपने आंसुओं से खिलने लगता है, और इसे देखने के बाद यांशी को पता चलता है कि ये तो बहुत ही नादान सा क्रीचर है। और तभी सारे फाल्कन इसके ऊपर हमला करने के लिए वहां पर आते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग भागने लगते हैं। पर उसी उससे पहले उस क्रीचर ने यहाँ पर यांशु का स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद आगे बढ़ने के बाद, तो जब उनको पता चलता है कि वो फाल्कन का पीछा नहीं कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर यांशु उस अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यहाँ पर उस क्रीचर से बातें करने लगता है, और वो बोलता है कि तुम्हें तो पकड़ना बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ पर उस क्रीचर को नहीं होता पता था कि यहाँ पर स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो यहाँ पर यांशु इसे स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, और बोलता है कि तुम अभी स्पिरिचुअली वीक हो, तो यहाँ पर बैठ कर कल्टिवेट करो, फिर हम बाद में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यांशु को, जो अपने रियल वर्ल्ड में आता है और यहाँ पर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां पर उनके सामने दो बंदे आते हैं, और बोलता है कि शिकार तो कुछ शिकारी के पास आ गया है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों बंदे यहाँ पर यांशु को मारने के लिए आए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा।